पिछले 1 महीने से मैं बार बार कह रहा था ये जमाती कोरोना बम है, और हर रोज मैंने आगाह किया था आपको कि ये जमाती सिर्फ देश के लिए नहीं, उन लोगों के लिए भी खतरा है जो इन्हें बचा रहे हैं। इन्होंने पूरे देश में कोरोना फैला दिया। मैं आपसे कहता था ना कि ये लोग जो अभी छिप रहे हैं बाद में फटेंगे, और हुआ भी वही। मरकज वाले ये बम ब्लास्ट हो रहे हैं, और आप ये सुनकर कांप जाएंगे कि इनका निशाना अब छोटे छोटे बच्चे बन रहे हैं। मासूम बच्चों को ये जमाती ले डूबे हैं। कानपुर में कई बच्चों को इन जमातियों ने चुपके से कोरोना बांटा है। जिस मदरसे में ये छिपे थे, उस मदरसे के बच्चों की जिंदगी इन जमातियों ने आज खतरे में डाल दी। और मुझे उन लोगों पर तरस भी आ रहा है जो इन जमातियों को छिपाकर बैठे थे अपने घरों में, मस्जिद में, मदरसों में, और वो भी बराबर के दोषी हैं। उन्होंने अपनी मौत का सामान खुद इकट्ठा किया था अपने पास। जब हम जमातियों की बदनिगाही की बात करते थे, इनकी जाहिलियत की बात करते थे, कुछ लोगों को मिर्ची लगती थी, लेकिन हम समझ रहे थे कि इनका बाहर आना कितना जरूरी है। न जमातियों ने किसी की बात सुनी और ना ही उनके समर्थकों ने। कानपुर में इन जमातियों ने बच्चों को निशाना बना दिया, और देश के दूसरे शहरों में भी ये लोग कोरोना बांट रहे हैं। और आज सरकार ने बताया कि देश के कई जिलों में कोरोना के वायरस की रफ्तार घटी है। लॉकडाउन ने अपना असर दिखाया है, लेकिन इन जमातियों की वजह से कोरोना पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। कानपुर में जमातियों की सूचना देने पर इनाम देने का ऐलान किया गया है। और आज मैं आपसे यह अपील करता हूं कि जहां भी आपको जिस राज्य में या जिस शहर में यह जमाती दिखे ना, आप पुलिस को जानकारी दें ताकि इन्हें घसीट कर अब बाहर निकाला जा सके। ये ऐसे नहीं निकलेंगे। साथ ही मैं उन लोगों से भी साफ साफ कह देना चाहता हूं कि जो हरकत अभी तक जमाती कर रहे थे, पुलिस वालों पर हमले कर रहे थे, वो दूसरे लोग बिल्कुल ना करें। आज कुछ जगह से पुलिस पर हमले की खबरें भी आई। ऐसे लोग सुधरने को तैयार नहीं हैं, और अगर नहीं सुधरेंगे तो पुलिस का डंडा चलेगा, क्योंकि यह भारत की बात है। 130 करोड़ लोगों के सुरक्षित रखने की उनकी बात है, और उनकी जिंदगी खतरे में डालने वालों से सख्ती से निपटना ही होगा। पुलिस पर हमले की ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि देश में कुछ लोग अव्वल दर्जे के बददिमाग हैं, और ऐसे वक्त में जब मौत सिर पर मंडरा रही हो, तब भी ये लोग सुधरने को तैयार नहीं। पंजाब के फिरोजपुर में जो कुछ हुआ उसे आप भी देख लीजिए। यहाँ पर पुलिस वाले बाजार को बंद कराने गए थे, क्योंकि पूरे देश में लॉकडाउन है और उसका पालन करना जरूरी है, लेकिन ये दुकानदार पुलिस वालों से ही भिड़ गए। पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। जरा सोचिए, जब पूरा देश अपने अपने घरों में बंद है, तो ये पुलिस वाले सड़क पर इसलिए हैं क्योंकि ये लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराएं और देश में कोरोना को फैलने से रोकें। लेकिन कुछ जाहिल किस्म के लोग पुलिस को ही निशाना बना रहे हैं। जाहिलों की फौज एक नहीं है, कई हैं। अब जरा मालेगांव की तस्वीर भी देख लीजिए। यहाँ पर जनाजे में ऐसी भीड़ उमड़ी कि उसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि देश में लॉकडाउन है। सैकड़ों लोग इस जनाजे में शामिल होने के लिए अपने घरों से निकल आए और झुंड बनाकर सड़क पर चलते दिखे। इन्हें ना ही अपनी परवाह है, ना ही अपने परिवार की, और ना ही देश की। ये तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये समझना जरूरी है कि कुछ लोग अभी भी लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, जबकि आज सरकार ने फिर कहा कि लॉकडाउन से देश को बहुत फायदा हुआ है। देश में लॉकडाउन की वजह से कोरोना वायरस के फैलने की रफ्तार कम हुई है।
अब 7.5 दिन में 2 गुना हो रहे हैं कोरोना के केस। 59 जिलों में कोरोना का एक भी केस नहीं आया। ये वो जिले हैं जिनमें पिछले 14 दिनों से कोरोना का कोई नया केस नहीं आया। कल से एडिशनल कंफर्म केसेस देश में 1553 आए हैं, which takes the total number of confirmed cases in the country to 17,265. लास्ट 24 आवर्स में 36 न्यू डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं। हमने पिछले 7 दिनों के डबलिंग रेट के बेसिस पे जब कैलकुलेट किया तो देखा कि इंडिया का डबलिंग रेट लॉकडाउन से पहले जो 3.4 था, अब वह इंप्रूव होकर 7.5 हो चुका है। देश में लॉकडाउन का पालन कैसे किया जा रहा है, इस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय नजर बनाए हुए है। किसी राज्य में लॉकडाउन का उल्लंघन होता है तो गृह मंत्रालय में बने कंट्रोल रूम से संबंधित राज्य को दिशा निर्देश दिया जा रहा है। इस बीच केरल में राज्य सरकार ने लोगों को जरूरत से ज्यादा रियायत दे दी। रेस्तरां, नाई की दुकान और वर्कशॉप खोलने जैसी छूट दे दी तो केंद्र सरकार की चिंता बढ़ गई। गृह मंत्रालय ने केरल सरकार से पूछा है कि गाइडलाइन में रियायत का दायरा क्यों बढ़ाया गया। जहां भी लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है वहां राज्य सरकारों के साथ संपर्क करके उचित कार्यवाही की जा रही है। गृह मंत्रालय ने कल पत्र लिखकर केरल सरकार द्वारा जारी संशोधित दिशा निर्देशों पर भी अपनी चिंता व्यक्त की है। उनसे अनुरोध किया गया है कि राष्ट्रीय लॉकडाउन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें। उधर तबलीगी जमात के लोग अभी भी नहीं मान रहे। आज कानपुर से खबर आई कि वहां पर तबलीगी जमात के लोगों ने मदरसे के बच्चों को संक्रमित कर दिया है। वहीं जमात का मुखिया मौलाना साद अब भी असलियत सामने रखने से बच रहा है। पुलिस ने उससे कहा है कि वो सरकारी अस्पताल में अपना कोरोना टेस्ट कराए, लेकिन वो इससे बच रहा है। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि वो जानबूझकर सरकारी अस्पताल में टेस्ट कराने से बच रहा है ताकि सच्चाई सामने ना आ जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कोरोना के सबसे बड़े खलनायक तबलीगियों को लेकर आज जो बात सामने आई उसे सुनकर आप दंग रहेंगे। अभी तक तो यही लगता था कि कोरोना वाली इस जमात ने सिर्फ मरकज में शामिल लोगों को बहकाया है या उन्हें बरकलाया है, जिसकी वजह से देश के तमाम शहरों में कोरोना फैला। लेकिन अब यह पता चल रहा है कि ये जमाती देश के बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे। कोरोना को कंधे में लेकर दिल्ली से तमाम शहरों की तरफ निकले इन जमातियों का सबसे बड़ा गुनाह सामने आया। लुका छिपी का खेल खेलने वाले जमाती मस्जिद में छिपे, मदरसों में गए और फिर कोरोना बांटा और मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों में कोरोना फैलाया। कानपुर से खबर सामने आई, वही कानपुर जहां पर तबलीगी जमात के कई लोग पिछले कई दिनों से छिपे हैं, उन्हें तलाशा जा रहा है। कानपुर के 2 मदरसों में जमाती छिपे हुए थे और इसीलिए आज ये खबर आई कि यहां पर 14 बच्चों को कोरोना हो गया। जरा सोचिए ये लोग कितने जाहिल हैं। इन्हें यह भी समझ में नहीं आ रहा कि ये इस लुका छिपी के नापाक खेल में बच्चों को शिकार बना रहे हैं। और हम पिछले कई दिनों से यही बात तो कह रहे थे बार बार कि जमाती समझ नहीं रहे, इनकी जिद देश का बड़ा नुकसान करेगी और देश का ही नहीं, ये अपने ही लोगों को कोरोना का वायरस बांटेंगे। लेकिन ना ये जाहिल इस बात को समझना चाहते थे और ना ही इन्हें छिपाने वाले और ना ही इनके समर्थक। तबलीगियों ने जो अपनी जिहालत दिखाने की कसम खा रखी है, लेकिन इनके समर्थकों को और इन्हें छिपाने वालों को कम से कम आज ये बात समझ में आनी चाहिए कि कोरोना वाले जमातियों को छिपाना, इनकी मदद करना उनके लिए ही परेशानी है। और सवाल यह है कि अभी भी ये जमाती क्यों नहीं समझ रहे, इनके समर्थक क्यों नहीं समझ पा रहे। मैं बार बार कह रहा हूं, यह किसी धर्म और मजहब का मामला नहीं है, ना ही किसी कौम पर सवाल उठाने की कोशिश है। यह सवाल है लोगों की जिंदगी का, यह सवाल है हमारे बच्चों की सेहत का, उनकी जिंदगी का। और इसीलिए मैं पूछता हूं कि जमाती आखिर कब तक ये छिपने का खेल खेलते रहेंगे? क्या अपने घर वालों की इन्हें फिक्र नहीं है या अपने रिश्तेदारों की जिंदगी का जरा सा भी इन्हें ख्याल नहीं आया? सवाल उन लोगों से भी है जो इन्हें छिपा रहे हैं। मैं कहता हूं ऐसे लोगों से, जमात के बीमार लोगों को मदरसों और मस्जिदों में आकर क्यों छिपाया जा रहा है? क्या जमातियों को बचाने वाले अपने ही बच्चों को बीमार करना चाहते हैं? मदरसे में ऐसे बीमार जमाती रहेंगे
तो कोरोना तो फैलेगा ही। फिर ऐसी लापरवाही हो क्यों रही है? मैं जमातियों की मदद करने वालों से भी एक सवाल बहुत गंभीरता से पूछना चाहता हूं। मरकज से निकले ये जिद्दी जमाती तो अपनी बेहूदगी के झंडे पूरे देश में गाड़ ही चुके हैं। ये उन डॉक्टरों के सगे नहीं जो इनकी जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। तो फिर ये आपके सगे कैसे हो सकते हैं? जो लोग इन्हें छिपा रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती। ये लोग अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और ये बात आज कानपुर में सामने आ गई। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और शहरों से भी ऐसी खबरें आएं, इसलिए मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनना जरूरी है। अब वक्त है इन जमातियों को बाहर निकालने का। कुछ लोग इसे मजहब से जोड़कर साजिश कर रहे हैं। उनकी साजिश को भी कामयाब नहीं होने देना है। हमें अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी बचानी है और उसके लिए बीमार सोच और इन बीमार शरीर वाले तबलीगियों को छिपाने की बजाय उन्हें बाहर निकालना है ताकि उनका कोरोना टेस्ट हो और अगर वो बीमार हैं तो उन्हें क्वारंटीन किया जाए या उनका इलाज किया जाए। सबसे बड़ी तस्वीर यही है कि पूरे देश भर में हालत बिगड़ती जा रही है। कानपुर में तो छिपे हैं जमाती, यह बात तो अब साफ हो गई। वो पकड़े भी जा रहे हैं, उनकी करतूत भी सामने आ रही है। कानपुर में जमातियों को लेकर सख्ती बरती जा रही है और मैं कह रहा हूं कानपुर में ही क्यों, देश के कोने कोने में ये सख्ती दिखे। जहां जहां ये छिपे हैं उनकी खबर, उनकी सूचना देने वालों को कानपुर में अब इनाम दिया जाएगा। नौबत यहां तक आ गई है। अपराधियों के बारे में जानकारी के लिए इनाम दिया जाता था, अब इनको ढूंढकर कोई देगा, जानकारी देगा तो इनाम मिलेगा। आप सोचिए, कानपुर में अगर कोई व्यक्ति छिपे हुए जमाती की सूचना देता है तो उसे 10,000 का इनाम मिलेगा। इसके अलावा प्रशासन यह भी साफ कर चुका है कि तबलीगी जमात में शामिल होकर आए लोगों को छिपाने वालों के खिलाफ भी पुलिस एक्शन लेगी। पुलिस को यहां पक्की खबर है कि तबलीगी जमातियों को अभी भी लोग घरों में छिपाकर बैठे हैं, इसलिए पुलिस ने ऐसे लोगों पर शिकंजा भी कसना शुरू किया है और उन्हें गिरफ्तार करके अलग जगह बनाई गई जेल में भेजने की तैयारी कर चुकी है। कानपुर जिले में तबलीगी जमात और उनके संपर्क में आने वाले संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बीते 24 घंटे के भीतर 43 नए संक्रमण के मामले सामने आए। कानपुर में अब कोरोना के मरीजों की संख्या 74 हो गई है। इनमें से 7 तो डिस्चार्ज हो चुके हैं, 1 की जान गई है। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए शहर में 4 नए हॉटस्पॉट बनाए गए। 17 हॉटस्पॉट हो चुके हैं कानपुर में। सोमवार को 17 नए पॉजिटिव केस की रिपोर्ट आई, जबकि इससे पहले रविवार को 14 लोग संक्रमित थे। इन नए हॉटस्पॉट में 1 किलोमीटर के इलाके को सील किया गया है। नए हॉटस्पॉट में ग्वालटोली थाना क्षेत्र का डीएस टावर है, चकेरी थाना क्षेत्र का शफाबाद मदरसा के आसपास का इलाका है, किदवई नगर का S2 ब्लॉक है, कर्नलगंज का तुकनिया पार्क है, सील किया गया है। कई मस्जिद भी हैं, कर्नलगंज और बजरिया थाना क्षेत्र की हुमायूं मस्जिद, अनवरगंज और बादशाही नाका क्षेत्र में आने वाली कुली बाजार की हाजी इनायत मस्जिद, शेख लल्लन मस्जिद और हाथा वाली मस्जिद का इलाका है। इन सभी इलाकों का कहीं ना कहीं तबलीगी कनेक्शन है और माना जा रहा है कि इन इलाकों में तबलीगी जमात के लोग छिपे थे और इसकी वजह से ही यहां कोरोना फैला। इसीलिए प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए जमातियों को पहचानने, उन्हें पकड़ने का अभियान चलाया है। इसलिए स्थानीय लोगों और मुखबिरों की मदद ली जा रही है ताकि जल्द से जल्द छिपे हुए जमातियों को पकड़कर उन्हें क्वारंटीन किया जा सके। कानपुर की यह तस्वीर थी, लेकिन मौलाना साद भी छिपा हुआ है। मरकज से निकले जमातियों की जिद पूरे देश पर भारी है। आज झारखंड में भी खबर आई कि वहां पर भी तबलीगी जमात के लोगों ने खूब कोरोना बांटा। यह बात सामने आ रही है कि झारखंड में अब तक करीब 78% संक्रमण इन्हीं जमातियों की वजह से फैला है। रांची में तबलीगियों ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया। रांची की मस्जिद में कई विदेशी जमाती छिपकर यहां रह रहे थे। ये लोग पकड़े गए तो उनमें से 2 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। इसके बाद उनके संपर्क में आए लोगों के बारे में पता लगाया गया तो कई लोग कोरोना संक्रमित मिले। एक तरफ जमाती बच्चों में कोरोना बांट रहे हैं तो उधर कोरोना वाला मौलाना
अभी भी जमातियों को बरगलाने से बाज नहीं आ रहा। तबलीगी जमात का मुखिया मौलाना साद पर पुलिस का डंडा पड़ा तो अब वो नौटंकी पर उतर आया है। बार बार ऑडियो जारी कर रहा है और अपने लोगों से कह रहा है कि जमाती अपना टेस्ट कराएं, लेकिन खुद सरकारी अस्पताल में टेस्ट कराने से बच रहा है। मौलाना साद के वकील कह रहे हैं कि वो पुलिस को जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पुलिस जो बात कह रही है उसे मानने से कतरा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद से बोला है कि वो पहले जाकर सरकारी अस्पताल में अपना कोरोना टेस्ट कराए और अपनी रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को दे। डॉक्टरी रिपोर्ट देखने के बाद पूछताछ में शामिल होने के लिए मौलाना साद को समन किया जाएगा। दरअसल कुछ दिन पहले तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद ने दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच को चिट्ठी लिखकर कहा था कि वो अपने खिलाफ जांच में सहयोग करना चाहता है। मैं पूछता हूं कि अगर मौलाना साद वाकई जांच में सहयोग करना चाहता है तो वो खुलकर देश के सामने क्यों नहीं आता? लुका छिपी का खेल क्यों खेल रहा है? मौलाना साद के खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है, इसीलिए वो बिलबिलाया हुआ है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, क्योंकि पहले तो वो बहुत ज्ञान दे रहा था, 70 फरिश्तों वाली बात कर रहा था कि फरिश्ते आएंगे बचा लेंगे। यह बात सामने आ रही कि उसने मरकज के नाम पर विदेशों से पैसा जुटाया और हवाला के जरिए पैसों का लेन देन किया। अब उसकी सिट्टी पिट्टी गुम है। ईडी ने मौलाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस भी उसके पीछे है। ऐसे में वो कभी ऑडियो क्लिप भेजता है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है और कभी जांच में सहयोग करने की बात कहता है, लेकिन खुद कभी सामने नहीं आता। मैं पूछता हूं मौलाना साद से, यह खेल कब तक चलेगा? बेहतर होगा कि जो बात दिल्ली पुलिस कर रही है उसे मानो और सरकारी अस्पताल में जाकर कोरोना का टेस्ट कराओ और उसके बाद पुलिस की पूछताछ में शामिल हो। लेकिन अब यह खेल ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भिखारी खान के कपड़े जब भी पाकिस्तान की जनता फाड़ने लगती है तो इमरान और वहां का आर्मी चीफ बाजवा का शैतानी दिमाग काम करने लगता है। अपनी जनता को गुमराह करने के लिए इमरान हिंदुस्तान का सहारा लेने लगते हैं और इस बार भी इमरान खान ने वही किया है। पाकिस्तान में जब कोरोना से कोहराम मचा हुआ है, रोज लाशें बिछ रही हैं, हर रोज पाकिस्तान की जनता सवाल कर रही कि क्यों नहीं सरकार के पास वायरस से निपटने के इंतजाम है। क्या कर रहे थे इमरान खान? क्यों अस्पताल नहीं बनाए? क्यों जांच किट नहीं है? यह लैब का इंतजाम क्यों पाकिस्तान नहीं कर पाया? पाकिस्तान की जनता कटोरा खान से आज पूछ रही कि कब तक भीख मांगोगे, कब तक पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बेइज्जती कराओगे। पाकिस्तान में हालात यह है कि क्वारंटीन सेंटर के नाम पर कुछ नहीं है। अपने सबसे ज्यादा प्रभावित पंजाब और सिंध को लोगों को वो पीओके भेज रहा है और पीओके में मौजूद लोगों के घरों को क्वारंटीन सेंटर में तब्दील कर रहा है और जब लोग इसका विरोध करते हैं तो उन्हें धक्के देकर निकाल रहा है। और तो और क्वारंटीन सेंटर के नाम पर कुछ तंबू लगा रखे हैं। इन्हीं तंबुओं में कोरोना पीड़ितों को रखा जा रहा है। कोरोना पीड़ितों को खाने को भी कुछ नहीं देता और जब पाकिस्तान को लगता है कि बीमारी उनके काबू में नहीं रही तो कोरोना पीड़ितों को इन्हीं तंबुओं से निकालकर वो गोली मार रहा है। दरअसल इसी नाकामी को छिपाने के लिए इमरान खान भारत का सहारा लेने लगते हैं। एक दिन पहले इमरान खान ने भारत के खिलाफ फिर चोट चलाई और उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव हो रहा है, जिसके बाद हिंदुस्तान ने उसी की भाषा में पाकिस्तान को जवाब दिया है। हिंदुस्तान ने कहा कि अपने हालात को छिपाने के लिए पाकिस्तान इस तरह के पैंतरे चलता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि कोरोना के उन्मूलन पर ध्यान देने की बजाय वे अपने लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सच्चाई यही है, पहले कटोरा खान ने मौत के आंकड़े छिपाए, लेकिन हकीकत जब सामने आ गई, कराची में ही अकेले 3,500 लोगों को गुपचुप दफना दिया गया और इससे पहले जब इमरान ने चीन में मौजूद अपने छात्रों को लाने से मना कर दिया तो भी उनकी थू-थू हुई थी और तब भी भारत के खिलाफ उन्होंने आरोप लगाए थे। और रही बात अल्पसंख्यकों की, तो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में बचे खुचे हिंदुओं को कैसे जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता है, कैसे हिंदू परिवारों की बहन बेटियों को अगवा कर उनका मुस्लिम युवकों के साथ जबरन निकाह किया जाता है और कैसे वहां पर सिखों पर जुल्म ढाए जाते हैं। वो वही पाकिस्तान है
जो अपने यहां हर रोज जुल्म की नई कहानी लिखता है और हमें भेदभाव का ज्ञान दे रहा है। पाकिस्तान में इमरान के मंत्री कोरोना जैसी बीमारी को भी हल्के में ले रहे हैं और इस बीमारी के साथ मस्खरी कर रहे हैं, बेढंगे ऊटपटांग बयान दे रहे हैं। ऐसा ही बयान दे रहे हैं जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा कि किसी देश के मंत्री का यह बयान हो सकता है। ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान कोई कैसे दे सकता है? पाकिस्तान की सूचना प्रसारण मंत्री फिरदौस आशिक अवान है, एक इंटरव्यू के दौरान मोहतरमा ने बोल डाला कि हमें केवल हाथ और चेहरे का ही ख्याल नहीं रखना चाहिए, अपने पैरों के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोरोना पैरों के जरिए भी शरीर में आ जाए। क्योंकि यह बयान पाकिस्तान के एक मंत्री का है। अब इसे क्या कहा जा सकता है? क्योंकि जब उनका वजीर आजम, उनका प्रधानमंत्री इमरान खान हो, तो आप उस देश के मंत्रियों से क्या उम्मीद करेंगे? सोशल मीडिया से लेकर खुद पाकिस्तान में फिरदौस के बयान का मजाक उड़ाया जा रहा है और पाकिस्तान के साथ ही उसकी मंत्री की खिंचाई हो रही है। यह खिंचाई करने वाली बात भी है क्योंकि WHO ने पहले ही साफ किया कि पैरों से यह वायरस शरीर में प्रवेश नहीं करता, मगर इमरान की मंत्री साहिबा को शायद यही लगता है और इसी वजह से उन्हें इतनी बड़ी जानकारी नहीं है, तभी तो पैरों के जरिए कोरोना वायरस फैलने का दावा कर रही हैं। शायद उन्हें लग रहा होगा कि वो पहली ऐसी महिला है जो इस ओर दुनिया का ध्यान खींच लेंगी और उनकी वाहवाही होगी, लेकिन मैं कहता हूं कि इससे बेहतर होता कि वो अपने देश पर ध्यान दें और कोरोना संक्रमण की रोकथाम के बारे में सोचें। इमरान को बताएं कि भारत पर आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, देश में कोरोना पीड़ितों की मदद करें। मगर इन बयानवीरों को फर्क नहीं पड़ता, ये फिर से बयान देंगे और लोगों को हंसाएंगे। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि ऐसे मंत्री और ऐसे प्रधानमंत्री के रहते पाकिस्तान जैसा देश कहां जाएगा। पाकिस्तान ने एक बार फिर दरअसल अपनी बेइज्जती कराई है। इस बार पाकिस्तान में वो हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। सोचिए, पाकिस्तान के लोग अब दुनिया से गुहार लगा रहे हैं कि वो भूखों मर रहे हैं, कोई तो मदद कर दे, नहीं तो वो मर जाएंगे। पाकिस्तान की सड़कों पर हजारों लोग हैं जिनकी हालत बद से बदतर हो गई। रावलपिंडी में हजारों मजदूरों ने गुहार लगाई कि उनकी जान बचा लो, क्योंकि इन लोगों के 2 वक्त खाने का जुगाड़ तक पाकिस्तान की सरकार नहीं कर पा रही है। रावलपिंडी में लोग खाने के लिए चीख रहे हैं और कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं। सोचिए, जिस देश का राजा ही एक तरह से भिखारी हो तो उस राज्य की प्रजा किससे उम्मीद करेगी? सिंध प्रांत में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने अंतरराष्ट्रीय बिरादरी और प्रभावशाली लोगों से अपील की है कि उन्हें कम से कम भोजन मिल जाए, क्योंकि सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है। ये लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि कोरोना वायरस महामारी के चलते वे लोग काम पर नहीं जा पा रहे हैं, खाना तक नहीं है उनके पास। अल्पसंख्यक समुदाय के ज्यादातर लोग ठेका मजदूर हैं, नाई हैं, छोटे विक्रेता हैं। कोरोना वायरस महामारी के कारण इनका काम बंद हो गया और अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट दी थी और कहा था कि कोरोना संकट के दौरान पाकिस्तान में गैर इस्लामिक लोगों को परेशान किया गया है। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में हिंदुओं और ईसाइयों को जरूरी खाद्य सामग्री नहीं दी जा रही है। ये समुदाय भूख से लड़ रहे हैं। अब सोचे, धार्मिक आधार पर लोगों को भूखा रखा जा रहा है। यह पाकिस्तान है। इन लोगों को भीख से मरने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया गया है। क्या भीख मांगो, लेकिन कोई भीख भी नहीं दे रहा है। उधर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और गिलगिट बाल्टिस्तान में हालात तो और खराब हैं। दरअसल खैबर पख्तूनख्वा वही इलाका है जो पाकिस्तान को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ता है। यह वही इलाका भी है जहां से चीन और पाकिस्तान के बीच निर्माणाधीन आर्थिक गलियारा गुजरता है। अरबों डॉलर के इस प्रोजेक्ट की वजह से यहां पर 10,000 चीनी नागरिक दिसंबर में ही मौजूद थे। दोनों देशों के बीच निर्माणाधीन इस आर्थिक गलियारे की वजह से यहां पर चीनी नागरिक पाकिस्तान के इसी प्रांत में आसानी से आ जा सकते थे। जिस वक्त पूरे चीन में कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा था, उस वक्त भी सीमा पर आने या जाने वालों पर कोई पाबंदी नहीं थी। पंजाब और सिंध में कोरोना वायरस के मामले सामने आने के बाद पाकिस्तान की सरकार और खैबर पख्तूनख्वा प्रशासन इस बात से अनजान था कि सीमा से जानलेवा वायरस चीन लेकर आ रहा है।
ईरान में कोरोना वायरस के मामले बढ़े और वहां से आने वाले श्रद्धालुओं में इसकी पुष्टि भी हुई। इसके बाद भी पाकिस्तान ने अपनी सीमा बंद नहीं की थी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में यह देखने को नहीं मिला था। यह वही पाकिस्तान का इलाका है जो सबसे पिछड़ा है और यहां भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की कमी है। यहां पर डॉक्टरों के पास कुछ नहीं है। एक वीडियो वायरल हुआ था, डॉक्टर की तस्वीर थी उसमें, जिसने उसने अपने मुंह को कवर करने के लिए प्लास्टिक की थैली का इस्तेमाल किया था। मास्क तक पाकिस्तान में नहीं थे। लेकिन भारत में कोरोना का पैर धीरे धीरे अब उखड़ने लगा है। दुनिया भर में कोहराम मचाने वाला कोरोना भारत से हार रहा है। एक एक कर मैं आपको बताता हूं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। सबसे पहली बात तो यह कि भारत ने इस खतरनाक बीमारी को फैलने से काफी हद तक रोका है। और यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत में कोरोना केवल आधे देश तक ही फैल पाया। इसका सबूत भी दे रहे हैं। भारत के वो 325 जिले जो अब तक इस महामारी से लोहा लिए हुए हैं, इन जिलों से दूर है कोरोना। इन्होंने अब तक इस बीमारी को अपनी चौखट का मुंह तक देखने नहीं दिया है। यह अपने आप में एक अच्छे संकेत हैं। देश में कुल 736 जिले हैं, जिनमें से 411 जिलों में कोरोना ने दस्तक दी है। कोरोना के वायरस का दंश इन जिलों तक पहुंचा। उनमें से कई जिले इस बीमारी के चंगुल से आजाद भी हो गए। 65 जिलों में पिछले 15 दिनों से कोरोना का एक भी मामला नहीं आया है। इससे यह कह सकते हैं कि इन जिलों ने ऐसा बेहतरीन काम किया कि कोरोना के वायरस को ही मौत की नींद सुला दिया है। और बात करते हैं पूरे देश में कोरोना के मरीजों की। अगर आज देश में 17,500 से ज्यादा मामले हैं, तो इनमें 2,500 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। पिछले 2 हफ्ते में भारत की रिकवरी दर जो 8% थी, वो बढ़कर 14% हो गई है। यानी देश में कोरोना के मरीजों के ठीक होने की रफ्तार दोगुनी है। और राज्यों से भी अच्छी खबरें आ रही हैं। इससे पहले बात यूपी की, जहां योगी आदित्यनाथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कमर कसे हैं। इन कोशिशों का नतीजा है कि पीलीभीत, प्रयागराज, महाराजगंज, हाथरस जैसे जिले कोरोना मुक्त हो गए हैं। कोरोना से संक्रमित सभी मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं बात की जाए गोवा की, तो वहां से अच्छी खबर आई। पूरा का पूरा राज्य ही कोरोना फ्री हो गया है। गोवा में कोरोना के 7 मामले सामने आए थे, जिसे वहीं पर रोक दिया गया है। गोवा में कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। मणिपुर का भी यही हाल है। मणिपुर कोरोना की चपेट में तो आया, लेकिन अब इस राज्य ने इस महामारी को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। इन दोनों ही राज्यों ने कोरोना के केस को बढ़ने नहीं दिया। सभी राज्यों को इन दोनों राज्यों से सबक लेनी होगी कि आखिर कैसे यहां की सरकार तुरंत एक्टिव हुई और मरीजों को आइसोलेशन में रखने में कामयाब रही। केवल राज्य ही नहीं, जिलों ने भी कोरोना की लड़ाई में अच्छी मिसाल पेश की है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है राजस्थान का भीलवाड़ा मॉडल, जिसने अपने जिले से बाहर कोरोना को जाने नहीं दिया। हाँ, वो बात अलग है कि शुरुआत में इस वायरस को समझने में इस जिले को वक्त लगा था, लेकिन फिर पूरे जिले को सील कर कोरोना को जिले के भीतर ही लॉक कर दिया गया। धीरे धीरे मरीजों की टेस्टिंग होती गई, इलाज होता गया। और यही लॉकडाउन जरूरी था कोरोना से महायुद्ध में। कोरोना की कमर तोड़ने में वज्रक प्रहार किया गया लॉकडाउन के जरिए। भारत ने आर्थिक मंदी की चिंता को किनारे कर लोगों की जिंदगी को यहां महत्व दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने समय रहते लॉकडाउन का फैसला लिया। 21 दिन के लॉकडाउन के बाद 19 दिन का लॉकडाउन और बढ़ाया गया। और पहले लॉकडाउन में इसका नतीजा दिखा भी, लेकिन उतना नहीं दिखा। लगातार ये अपील भी की गई कि लॉकडाउन का पालन करें, और इसकी वजह से रफ्तार घटी। लॉकडाउन के बाद इसमें ब्रेक लगा। लॉकडाउन के बाद से कोरोना के मरीज लगभग 7 दिनों में दोगुने हो रहे थे, जबकि पहले यही आंकड़ा 3 दिन में पूरा हो जाता था। महाराष्ट्र में अब भी मरीजों की संख्या बहुत रफ्तार से बढ़ रही है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां मरीज बढ़ने की संख्या में कमी आई है। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, असम और केरल। और आज से कोरोना की लड़ाई में एक और हथियार उतार दिया गया है, रैपिड एंटीबॉडीज टेस्ट किट, जिसे हम रैपिड टेस्टिंग किट कहते हैं। समय समय पर शिकायत मिल रही थी कि कोरोना के टेस्ट कम हो रहे हैं, जिससे मरीजों की पहचान नहीं हो रही है या संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है यह पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन अब रैपिड टेस्टिंग किट के आ जाने से इस परेशानी को कम किया जा सकेगा। आज से इस किट के जरिए दिल्ली, नोएडा में जांच शुरू कर दी गई है। और आपको बताते हैं इस किट की खासियत के बारे में।
रैपिड टेस्टिंग किट अपने नाम की ही तरह फास्ट है, जो कि RT-PCR किट इस्तेमाल की जा रही थी, उसकी रिपोर्ट आने में 12 से 24 घंटे लगते थे, लेकिन नई किट केवल अब 30 मिनट में यानी आधे घंटे में रिजल्ट दे देगी। पहले वाली किट में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और गले या नाक से सैंपल लिया जाता था, लेकिन इस किट में जांच के लिए थूक या ब्लड का सैंपल लिया जाता है। इस टेस्ट में यह जांचा जाता है कि शरीर में मौजूद एंटीबॉडीज कोरोना वायरस संक्रमण पर रिस्पांस कर भी रहे हैं या नहीं। अगर एंटीबॉडीज का रिस्पांस दिखता है कि वो लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है उस शरीर में कोरोना वायरस का संक्रमण फैल चुका है। अब तक इस्तेमाल होने वाली जो पुरानी किट थी, उसमें डीएनए के रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को जोड़ते हुए वायरस का पता लगाया जाता था और यह खर्चीला होता था। लेकिन आज से इस्तेमाल होने वाली रैपिड टेस्टिंग किट सस्ती है और जांच करने में आसान भी है। हालांकि रैपिड टेस्टिंग किट के नतीजों को आखिरी नतीजा नहीं माना जाता है। अगर इस किट की रिपोर्ट में किसी में संक्रमण पाया जाता है, तो उस मरीज के इलाज से पहले एक बार उसकी RT-PCR किट से भी जांच की जाएगी। ऐसा इसलिए होगा ताकि कोरोना पॉजिटिव मरीज की रिपोर्ट और भी पुख्ता हो। लेकिन यह तय है कि रैपिड किट के आने से जांच में तेजी आएगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच आसानी से होगी। इस किट का इस्तेमाल आज से हॉटस्पॉट इलाकों में शुरू भी हो चुका है, जो कि दिल्ली और नोएडा में कोरोना के खतरे से जहां पूरा देश सहमा है, लोग घरों में रहकर लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, वहीं कुछ चटोरे किस्म के लोग हैं जो अपनी हरकत से पुलिस को परेशान कर रहे हैं। इन लोगों ने अपनी अजीबो गरीब हरकत से पुलिस की नाक में दम कर रखा है। किसी को पिज्जा चाहिए, किसी को मिठाई चाहिए, किसी को विदेशी आइसक्रीम चाहिए, तो किसी को समोसा भी चाहिए, वो भी खाना है उन्हें। आज दिल्ली से खबर आई कि दिल्ली में रहने वाले कुछ लोग पुलिस वालों को व्हाट्सएप पर मैसेज भेज रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं कि हमें यह चीज खाने के लिए चाहिए, प्लीज भिजवा दो। इस वक्त पूरी दिल्ली में लगभग 80 इलाकों को सील किया गया है और इन इलाकों के लोग घरों से बाहर नहीं आ सकते। उनकी जरूरत की तमाम चीजें उनके घरों तक पहुंचाई जा रही हैं। इनमें कई पॉश कॉलोनियां भी हैं। प्रशासन की जिम्मेदारी कि इन इलाकों में रहने वाले लोगों को उनकी जरूरत का सामान मिले, चाहे वो दूध हो, सब्जी हो, फल हो या दवाइयां। इसके लिए प्रशासन और पुलिस अधिकारी मिलकर वहां रह रहे लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं कि किसी को तकलीफ ना हो, और उसमें वहां रहने वाले लोग जिस सामान को भिजवाने के लिए कहते हैं उसे उनके घरों तक पहुंचाया जाता है। लेकिन यहां तो अपनी जीभ कुछ लोग काबू नहीं कर पा रहे हैं। वो आए दिन प्रशासन के अफसरों से गैर जरूरी चीजों की फरमाइश करते हैं, कहते हैं हमारे बच्चों को या हमें ऐसी चीजों के बिना रहने की आदत नहीं है। ये बहुत बड़े लोग हैं, इसलिए आप ये सामान भिजवा दीजिए, पिज्जा भिजवा दीजिए। पश्चिमी दिल्ली के कुछ इलाकों से कुछ लोगों ने पिज्जा, आइसक्रीम, कोल्ड कॉफी, समोसा जैसी चीजों की फरमाइश कर दी। पुलिस परेशान है, क्या करें। पूर्वी और मध्य दिल्ली में कुछ कंटेनमेंट जोन के लोगों ने मिठाइयां भिजवाने की मांग की है और मिठाइयों में भी फरमाइश बता रहे हैं। ऐसी फरमाइशों से पुलिस और प्रशासन के लोग परेशान हैं। लोग बच्चों के नाम पर फरमाइशें कर रहे हैं। लेकिन अब अधिकारियों ने इन इलाकों में तैनात प्रशासन के अफसरों से साफ कह दिया है कि ऐसी डिमांड को बिल्कुल तवज्जो न दें, उन्हें नजरअंदाज करें। इस पर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कोई भी हो।